अमेरिका का ईरान के साथ क्या पंगा है? इंडिया ईरान का खुलकर साथ क्यों नहीं दे रहा है? ध्रुव राठी ने जब बोला कि फॉरेन पॉलिसी फेल्ड है भारत की, क्या वाकई? सवाल ये उठा। विश्लेषण करता हूं आपको ईरान का इतिहास से लेकर के इस युद्ध में इजराइल अगर +1 रहता भी है तो कुछ गवा भी देगा क्या, वो बताता हूं। लेकिन अभी फिलहाल ईरान ने भारत को फंसा दिया है। ईरान ने भारत और अन्य समान विचारधारा वाले देशों से इजराइल की सैन्य कार्रवाई निंदा करने की अपील की और बोले कि गलत कर रहा है ये व्यक्ति, ये इंसान, ये देश। अब ईरान ने इजरायली हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। ईरानी दूतावास में उप प्रमुख मोहम्मद जवाद हुसैनी ने ये बयान दिया है। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो ईरान के हितों को नुकसान पहुंचाए। भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं ने भी मोदी सरकार की इस बात को लेकर काफी कड़ी आलोचना की है कि वो इजराइल के हमले की निंदा क्यों नहीं कर रहा है। हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था तो सिर्फ मोदी सरकार ने ही नहीं, विपक्षी दलों ने भी निंदा की थी। लेकिन आज जब ईरान के खिलाफ खड़े होकर के उसकी निंदा करनी चाहिए तो मोदी सरकार बिल्कुल किसी भी तरह से निंदा नहीं कर रही है। ईरान ने भारत से अपेक्षा की है कि वे वैश्विक यानी कि ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में इजराइल की कार्रवाई की निंदा करे, लेकिन भारत का रुख साफ नहीं है। वजह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तक रुख साफ नहीं है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO ने ईरान पर इजराइल के हमलों की निंदा की थी, लेकिन भारत ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया और मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत के इस रुख को लेकर के ईरान ने निराशा नहीं जताई, लेकिन हुसैनी ने कहा कि हम भारत की स्थिति को समझते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा उससे कहीं अधिक है। ये डिप्लोमेटिक भाषा है, एक संदेश भी इसमें छिपा हुआ है। कुल मिलाकर यह है कि भारत खुलकर के ईरान के साथ क्यों नहीं आ रहा। तो अब ध्रुव राठी की बात से शुरू करते हैं। ध्रुव राठी ने इंडिया की डिप्लोमेसी पर कुछ ज्यादा ही कठोर बोल दिया। गलत बोला मैं ये नहीं बोल रहा, हाँ कठोर ज्यादा बोला मैं ये बोल रहा हूं, और उनकी बात से कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंड तक मैं सहमत भी हूं। मैंने फील्ड पॉलिसी को लेकर वीडियो बनाया है, वहां भी आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल ध्रुव राठी के सवाल से आगे बढ़ाता हूं कि यार हम कर क्या रहे हैं। देखो, इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष चल रहा है। इजराइल का जो पलड़ा है अगर भारी होगा तो भारत के लिए क्या फायदा होगा। पहले हम समझते हैं इंडिया के ईरान के साथ रिलेशन कैसे हैं। डिप्लोमेसी आपको समझ में आ जाएगी कि हमने कहां शिफ्ट किया, क्या हम वाकई फेल्ड हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया और ईरान के बीच में अगस्त 1947 तक 905 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर होते थे, जो इंडिया के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के साथ लगने लगी। इन दोनों कंट्रीज के बीच अगर आप देखेंगे ना, तो लैंग्वेज ले लीजिए, कल्चर ले लीजिए और ट्रेडिशन ले लीजिए, उस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे खासे डीप कनेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 15 मार्च 1950 को ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुए, लेकिन 1979 में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद चीजें बहुत तेजी से बदल जाती हैं और बदली भी। 1978 से अगस्त 1993 तक 16 सालों तक दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट का कोई विजिट नहीं हुआ था। ये देखिए, सितंबर 1993 में इंडिया के तब के PM PV नरसिम्हा राव ईरान के विजिट पर गए थे, लेकिन उन्होंने 1992 में इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने का निर्णय ले चुके थे। उसके बाद वो ईरान जाते हैं। अब इंडिया किसके साथ रहे, ईरान, इजराइल, किसके साथ जाए। लेकिन इंडिया का इस समय जो विजन है ना, वो अब यूनिपोलर बाइपोलर की तरफ नहीं, उसका सिर्फ ये है कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, जहां किसी एक देश की मनमानी नहीं चलेगी, हुकूमत नहीं चलेगी। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद कोल्ड वॉर खत्म हो गया था और जो दुनिया थी ना उस वक्त बाइपोलर से यूनिपोलर हो चली थी। ईरान कोई सुपर पावर नहीं था, बट 1979 की रिवॉल्यूशन के बाद से अमेरिका के डोमिनेंस वाला जो सिस्टम है ना, वो लगातार उसको चैलेंज करता रहा। बोले कि ऐसे बात नहीं चलेगी। जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है और लड़ाई जारी रखी है, तब अमेरिका ओपनली इजराइल की हेल्प कर रहा है। मतलब अमेरिका बैठ करके धमकियां दे रहा है ईरान को। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात समझनी पड़ेगी, अगर वेस्ट एशिया में ईरान कमजोर पड़ता है तो इंडिया की जो मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो विजन है, जो उसका एम्बिशन है, स्वाभाविक तौर पर उस पर असर पड़ेगा। इस पे कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब जो जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट है ना, उनका साफ कहना है कि हमें डिप्लोमेसी समझ में नहीं आ रही। उनका यह कहना है कि इंडिया ने इजराइल अटैक तक की निंदा नहीं की और इंडिया का स्टांस में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। करंट गवर्नमेंट का सिर्फ ये सोचना है कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, हम उस पर दिमाग लगाएंगे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उनकी दिलचस्पी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज्यादा है, फॉरेन पॉलिसी में नहीं। फिर बताया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इंडिया ने ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर से ही ईरान से बायलैटरल ट्रेड कम करना शुरू कर दिया था और अब वो $1 बिलियन से भी नीचे आ गया है वो ट्रेड। फॉर्मर NSA शिवशंकर मेनन ने भी कहा है कि भैया इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उस पर डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स का ज्यादा असर दिखाई देता है, जो इंडिया के हित की बात है ही नहीं। गल्फ में इंडिया के लगभग 90 लाख लोग रहते हैं और बिलियंस ऑफ
डॉलर्स इंडिया भेजते हैं और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी भी इस रीजन से जुड़ी हुई है। गल्फ में इंडिया की एक रेपुटेशन थी, बट करंट गवर्नमेंट ने स्टांस से उस पर उल्टा असर पड़ा है। इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ रिलेशंस ज्यादा मजबूत करना चाहता है, वो उसी को इंपॉर्टेंस देगा। और आपको पता है कि ईरान और अमेरिका की कभी बनी भी नहीं। इंडिया और ईरान के रिलेशन में अब कुछ भी सॉलिड नहीं दिखाई दे रहा है। इंडिया ना उससे ऑयल खरीदता है और ना कोई गैस, ना कोई, और जो चार बाहर जो पोर्ट है ना उसमें किसी प्रकार की कोई विशेष जो प्रोग्रेस है वो नहीं दिखाई दे रही है। इससे ईरान को क्लियर मैसेज मिल गया है कि इंडिया की दिलचस्पी उसमें ज्यादा नहीं है। ये तो जो समझ में आया वो मैंने आपको बताया। अब आपको ना ईरान से अमेरिका की क्या इशू है ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर आपको समझ में सब आ जाएगा। हिस्ट्री में आपको ले चलता हूं। देखिए, हजरत पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय में खलीफा जो पद था ना उसको लेके काफी ज्यादा डिस्प्यूट था, मतभेद शुरू हो गए थे, जिससे शिया और सुन्नी दो मुख्य समूह बन गए। विश्व में कुल मुस्लिम आबादी का 87 to 90% सुन्नी है, जबकि शिया सिर्फ 10% है। ईरान शिया बाहुल्य देश है, जबकि अरब देश सुन्नी बहुल है। इस धार्मिक विभाजन के कारण मध्य पूर्व में कई संघर्ष हुए हैं, कई कत्लेआम हुए हैं, जैसे ईरान सऊदी प्रॉक्सी संघर्ष आपको याद होना चाहिए। ईरान, जिसे पहले फारस कहा जाता था, अपनी भू राजनीतिक स्थिति यानी दक्षिण एशिया, अरब और फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ और तेल व प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके विशाल भंडारण के कारण हमेशा से बड़ी शक्तियों के नजर में रहा है। 19वीं सदी में काजर वंश के शासन काल में ईरान में उलेमा यानी एक धार्मिक विद्वान की पदवी है, उलेमा, उनके पास महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियां थी। रशिया और ब्रिटिशर्स ने ईरान के संसाधनों का शोषण करने के लिए तमाम तरह की संधियां कर दी, जिससे ईरान के स्थायी व्यापारियों और उद्योगों को काफी भारी नुकसान होने लगा। कमाई कुछ हो नहीं रही थी, भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। 1890 में ईरान के राजा थे नासिर, उनके द्वारा ब्रिटिशर्स को तंबाकू उद्योग दिए जाने के विरोध में व्यापक प्रदर्शन भी हुए थे। उसमें उलेमा ने प्रमुख भूमिका निभाई और अंततः ये जो डील थी वो रद्द कर दी गई। इस घटना से राजा का प्रभाव थोड़ा कम हुआ और उलेमा है उनका कद बढ़ जाता है। उलेमा धार्मिक विद्वान। 1901 में विलियम डी आर्की को ईरान में तेल खोजने और निकालने के लिए उनके साथ एक समझौता होता है, जिसके तहत ईरान के मुनाफे को 16% मिलना था। बाद में एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जो आगे चल करके ब्रिटिशर्स पेट्रोलियम बनी है, उस कंपनी के द्वारा बड़े तेल क्षेत्र की खोज के बाद भी ईरान को बहुत कम मुनाफा मिला, जिससे लोगों का जो गुस्सा था काफी ज्यादा बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप उलेमा ने एक समानांतर इस्लामिक संविधान मजलिस की स्थापना कर दी, जिससे धार्मिक समूह को राजनीतिक शक्तियां मिली। राजा का पद का जो नाम था मात्र पद का नाम रह गया। मोहम्मद अली शाह जो राजा बने, मजलिस के विरोधी थे, उन्होंने सेना की मदद से इसे भंग करने की कोशिश की, लेकिन लोगों के समर्थन के कारण मजलिस ने वापस सत्ता हासिल कर ली। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने ईरान के आर्मी हेड रेजा खान पहलवी का समर्थन किया। उन्होंने तख्ता पलट कर कजर राजवंश का अंत किया और पहलवी राजवंश की शुरुआत की। रेजा खान एक धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक नेता के रूप में उभरे। उन्होंने ईरान को आधुनिकरण की राह पर ले जाने की कोशिश की। आधुनिकरण जैसे यूरोपीय पहनावा को अनिवार्य कर दिया, मस्जिदों में कुर्सियां लगानी शुरू कर दी, महिलाओं के लिए पर्दा बुर्का बैन कर दिया, नौकरियों को प्रोत्साहित करने लगे, जाइए कमाइए। हालांकि उन्होंने सेंसरशिप भी लागू की, बहुत सारे टैक्सेस को बढ़ाए, लेकिन जनता को उसमें मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, वो खुश नहीं थे, ना खुश रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ईरान तटस्थ रहा, बोले हम किसी की साइड नहीं, लेकिन जर्मनी से बढ़ती नजदीकियों के कारण यूके और रशिया ने उस पर हमला कर दिया। रहो तटस्थ। अब युद्ध के बाद यूके और यूएस ईरान से चले गए, लेकिन रशिया ने ईरान में कुछ विद्रोही समूह का समर्थन करके उसके टुकड़े कर दिए। अब यूएस ने संयुक्त राष्ट्र में दबाव डालकर रशिया को ईरान से बाहर निकलवाया। इसके बाद यूएस ईरान के तेल उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाता है और ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा, साथ ही उसे वित्तीय सहायता भी देने लगा। 1951 में मजलिस के एक सदस्य मोहम्मद मोसादी ने अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध किया और ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण करवा दिया। उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया, जिससे यूके और यूएस को बहुत बड़ा झटका लगा। दोनों देशों ने ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए और बाद में CIA और MI6 की मदद से मोसादी को सत्ता से हटाकर राजा मोहम्मद रजा पहलवी को वापस दोबारा से स्थापित कर दिया। 1963 से आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने अमेरिकी हस्तक्षेप और राजा की नीतियों के खिलाफ
प्रभावशाली भाषण दिए। उन्होंने कहा कि कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है और देश शरिया के हिसाब से चलना चाहिए, जिसका कार्यान्वयन धार्मिक विद्वान करेंगे। विलायत ए फाकी उनकी स्पीच की ऑडियो कैसेट ईरान में तस्करी के जरिए पहुंचाई जाती थी, जिससे पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। राजा ने इन विरोध को दबाने की बहुत कोशिश की, मार्शल लॉ तक लगा दिया, लेकिन सफलता उसको हासिल नहीं होती। दिसंबर 1978 में मुहर्रम के दौरान प्रदर्शन काफी ज्यादा तेज हो जाते हैं। राजा कैंसर के इलाज के बहाने ईरान छोड़कर यूएस चले जाते हैं। राजा के जाते ही खुमैनी ईरान लौट आए और अप्रैल 1979 में एक वोटिंग के बाद ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन जाता है। इसे ईरान की इस्लामिक क्रांति कहा गया, जिसने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया और एक थियोक्रेसी, जिसको धर्मतंत्र कहते हैं, वो स्थापित हो गया, जिसमें सुप्रीम लीडर खुमैनी सर्वोच्च निर्णय लेते थे और शरिया कानून लगाया जाता था और शरिया कानून को लागू किया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का भी गठन किया गया। नवंबर 1979 को ईरानी प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा किया और 52 अमेरिकी अधिकारियों को 444 दिन तक बंदी बनाए रखा। राजा की वापसी की मांग करते हुए राजा की मृत्यु के बाद अल्जीरिया के मध्यस्थता से अमेरिका को रिहा किया गया था। इस्लामिक क्रांति के बाद खुमैनी ने अल्लाह के अलावा किसी का राज गलत है, ये जो विचार है उसको फैलाना शुरू कर दिया, जिससे इराक और सऊदी अरब जैसे पड़ोसी मुस्लिम देशों के नेता चिंतित हो गए। सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया था, जिससे 1980 से 1988 तक 8 साल लंबा ईरान इराक युद्ध हुआ, जिसका समाधान संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से हुआ। खुमैनी की जो मृत्यु है वो 1989 में हो जाती है। खुमैनी की मृत्यु के बाद उनके छात्र अयातुल्लाह अली खामेनी सुप्रीम लीडर बनते हैं, जो आज भी इस पद पर हैं। तो आपको थोड़ा सा ना इनसाइट समझ में आया होगा कि क्या मसलेबाजी है। सऊदी अरब और ईरान मध्य पूर्व में कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। ईरान खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता मानता है और सऊदी अरब को यूएस का समर्थक बताता है। वो बहरीन, लेबनान और यमन जैसे क्षेत्रीय संघर्षों में विपरीत गुटों का समर्थन भी करते हैं। ईरान अपने हितों को पूरा करने के लिए हिजबुल्लाह, हमास और हाउथीज जैसे प्रॉक्सी समूह को हथियार और समर्थन देता है। ईरान को इजराइल के खिलाफ खड़ा रहना अपने दीर्घकालिक हितों के लिए आवश्यक है, उसको लगता है, ताकि वे मुस्लिम दुनिया में अपने नेतृत्व की भूमिकाओं को स्थापित कर सके। ईरान इसे एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखता है कि आज नुकसान बहुत हो जाएगा, लेकिन हम आगे की सोच रहे हैं, स्थापित हो जाएंगे। भले ही उसे मौजूदा समय में आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़े, वो करेगा, वो रुकेगा नहीं। अमेरिका सीधा कूद पड़ा, लेकिन ईरान नहीं मानने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, इस पूरी कहानी के अंदर निचोड़ अगर मैं निकाल के दूंगा, आप ये देखिए, ये जब युद्ध हो रहा है तो यहाँ पर ना अभी आपको पता है इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान चल रहा है। अब बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? अभी आप कहेंगे ईरान का नहीं, सबसे ज्यादा जो नुकसान है ईरान के साथ साथ सबसे ज्यादा नुकसान होगा इजराइल का, नेतन्याहू का। मतलब हमारे दिमाग में एक चीज बैठी हुई थी कि यार इजराइल का मतलब तो आप ये समझिए कि मतलब आधुनिकता और तकनीक इतनी जबरदस्त है साहब कि वो बहुत ही रहस्यमयी, उनके पास मिसाइलें हैं, रक्षा तंत्र प्रणाली मतलब इतनी मॉडर्न है कि बहुत आगे तक इसमें सोच के साथ बनाया गया है, तो उसमें धक्का जरूर लगेगा इजराइल को। और इस समय अभी इजराइल की जो छवि बनी है वो ये है कि अब अमेरिका का पिच लग्गू बन करके ये ईरान से लड़ाई लड़ रहा है। और आपको पता है कि जो अमेरिका का पिच लग्गू बनेगा उसके साथ क्या होगा? सिंपल सोचिए, मैं कहा किस डायरेक्शन में आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ। अमेरिका का पिच लग्गू के साथ क्या होता है आपको पता है, और दुनिया में सिर्फ एक ही संदेश है कि हाँ अमेरिका का पिच लग्गू बन चुका है इजराइल। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ईरान और इजराइल के युद्ध से ना मेरे लिए अच्छा है ना उनके लिए अच्छा है, लेकिन महाशक्तियां चाहें और ये युद्ध हो जाए तो ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए, ये भी संभव नहीं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और थोड़ा सा इतिहास उनको भी समझने दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्य बेच जाते। नमस्कार।